नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मीडिया संस्थान बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर बीबीसी दफ्तर पर आईटी की ये सर्चिंग हुई है। मौके पर पहुंचते ही आयकर विभाग के अफसरों ने सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए और कर्मचारियों से दफ्तर छोड़कर घर जाने के लिए कहा गया है। वहीं दोपहर की शिफ्ट के लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। लंदन स्थित बीबीसी के दफ्तर में छापेमारी की कार्रवाई की जानकारी दे दी गई है। इस कार्रवाई पर कंपनी की तरफ से पहला बयान सामने आ गया है। बीबीसी ने सिर्फ इतना कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रही है। उसे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। उधर विपक्ष ने इस कार्रवाई को बीबीसी के गुजरात दंगों पर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि आपातकाल और प्रेस की आजादी की बात करने वालों को आईना जरूर देखने चाहिए। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर मंगलवार की सुबह आयकर विभाग की टीम पहुंची। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर बीबीसी का ऑफिस है। यहां आईटी की 24 मेंबर्स की टीम ने रेड की। इस दौरान स्टाफ के फोन बंद करा दिए गए और सभी को मीटिंग रूम में बैठने को कहा गया। बाद में कर्मचारियों से दफ्तर छोड़कर घर जाने के लिए कहा गया। उधर मुंबई के सांता क्रूज इलाके में बीबीसी स्टूडियो पर भी इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने बीबीसी के वित्तीय विभाग से पिछले कई सालों की बैलेंस शीट और लेन देन का ब्यौरा मांगा। आयकर विभाग के सूत्रों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय कराधान और कुछ वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ये सर्वे किया गया। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है। इसी को लेकर सर्वे किया गया। एक सर्वे के तहत आयकर विभाग केवल कंपनी के व्यावसायिक परिसर की ही जांच करता है और इसके प्रवर्तकों या निदेशकों के आवासों और अन्य स्थानों पर छापा नहीं मारता है। बेसिकली एक इंस्पेक्शन की प्रक्रिया है। ऑन द स्पॉट इंस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ती है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को बहुत से कारणों की वजह से। सो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 133A इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को ये पावर देता है कि वो यदि आवश्यक समझें तो किसी भी केस में इनकम टैक्स एक्ट के पर्पजेस के लिए वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अब इंस्पेक्शन किस चीज़ का कर सकते हैं? वो बिजनेस प्रीमिसेस का। बीबीसी के ऑफिसों पर कार्रवाई को कांग्रेस ने पीएम मोदी पर बनी उसकी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा है। पार्टी ने ट्वीट कर इसे अघोषित आपातकाल बताया। पार्टी ने अपने ट्वीट में लिखा, पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया। अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया, अघोषित आपातकाल। जबकि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यहाँ हम अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। महाराष्ट्र से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि कलम का सर कलम करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल हाल ही में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई। ये डॉक्यूमेंट्री साल 2002 के गुजरात दंगों पर थी। केंद्र सरकार ने प्रोपेगेंडा बताते हुए इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर कई यूनिवर्सिटियों में बवाल भी मचा था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर हुई हैं। ऐसे में विपक्ष आयकर विभाग की छापेमारी को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर केंद्र पर निशाना साध रहा है। वहीं कांग्रेस के बयान के बाद बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस आपातकाल की बात न करें, प्रेस की आजादी की बात करने वाले खुद आईना देखें। उन्होंने कहा कि एओ ह्यूम की बनाई पार्टी कांग्रेस का चाल चरित्र अभी भी ब्रिटिश ही है। लगता है अंग्रेजों ने 1947 में भारत छोड़ने के बाद बीबीसी के विघटनकारी एजेंडे की देश में आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस को सौंप दिया था। खैर, आपातकाल और प्रेस की आजादी की बात करने वालों को आईना जरूर देखना चाहिए। बाद में बीजेपी की ओर से इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। बीबीसी के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। कांग्रेस ने भी बीजेपी को जवाब दिया कि वैसा कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं गया है जिसने कोई सवाल उठाया है। तो बीबीसी
के साथ ये होना ही था, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एक तरह से प्रधानमंत्री को एक्सपोज करने का काम किया। जो 2002 में जो दंगा हुआ था गुजरात के अंदर, नरसंहार हुआ था, उसको लेकर बीबीसी ने एक फिल्म बनाई थी, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। वो सारी दुनिया में देखा गया। तो इससे नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की नाराजगी हमको लगता है कि उनके हिसाब से जायज है। बीबीसी के ऑफिसों पर आईटी रेड की खबर को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने चौंकाने वाली खबर बताया। मोइत्रा ने ट्वीट किया, बीबीसी के दिल्ली दफ्तर में आयकर की छापेमारी, बहुत खूब, चौंकाने वाला। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीबीसी के दफ्तरों पर छापा मारकर केंद्र सरकार ने खुद को और देश को शर्मसार किया है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने भी बीबीसी ऑफिस पर इनकम टैक्स के छापे को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बीबीसी कार्यालय पर छापे का कारण बिल्कुल साफ है। सरकार सच बोलने वालों को परेशान कर रही है, चाहे वो विपक्षी नेता हो, मीडिया हो, कार्यकर्ता हो या कोई और। उन्होंने कहा कि सच्चाई के लिए लड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। आपको बता दें कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी वर्ल्ड सर्विसेज टेलीविजन ब्रिटिश सरकार की संस्था है। ये 40 भाषाओं में खबरें प्रसारित करता है। ब्रिटेन की संसद के ग्रांट के जरिए इसकी फंडिंग होती है। इसका मैनेजमेंट फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस के जरिए होता है। ये डिजिटल, कल्चर, मीडिया और स्पोर्ट्स विभाग के तहत काम करती है। बीबीसी को एक रॉयल चार्टर के तहत साल 1927 में शुरू किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो बीबीसी के दफ्तर पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई, उस पर सीधे सीधे उस मुद्दे को, उस विषय को जोड़ दिया गया जो बीबीसी की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई थी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। अब सवाल इस बात को लेकर है कि इस विषय को उस विषय से जोड़ना कितना सही है। सवाल इस बात को लेकर है, क्यों आखिर इस बात को कहा जाता है कि ये तो अघोषित आपातकाल की स्थिति है। क्यों आखिर ये कहा जा रहा है कि मीडिया की आजादी पर कहीं ना कहीं ये एक हमला है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी शाही जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। ओमकार नाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर। कांग्रेस के नेता हैं आप। और राम प्रकाश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। साथ ही साथ संजीव निगम जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सीधा सा समय मेरा सबसे पहले सवाल ओमकार नाथ जी आपसे है। सर, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है ये तो जी अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति हो गई? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि अब जो है हालात वो बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं क्योंकि अब मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है? सरकार पूरी तरह से बौखला गई है, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात कही जा रही है। आप देखिए, पार्लियामेंट के अंदर 2 दिन गर्मा गर्म 3 दिन बहस चली है और अदानी प्रकरण को लेके इंडियन बैंक की रिपोर्ट जो थी उसको लेके खूब बहस हुई। सदस्यों ने मांग की कि इस पर जेपीसी बिठा ली जाए या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच कराई जाए, और इन्होंने दोनों जगह से मना कर दिया और जवाब भी नहीं दिया उसका। और जो कार्रवाई थी उसके अंदर से असंसदीय शब्द करके अदानी तक का नाम जो है हटा दिया गया। और अब देखिए क्या स्थिति बौखलाए क्यों है ये और क्यों छापेमारी कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन बैंक अदानी पर जो पीआईएल थी उस पर उन्होंने कॉग्निजेंस लिया और सरकार को मजबूरन में वहां ये मानना पड़ा कि आप जो है क्या कहते हैं कमेटी बिठा के जांच करा सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा था कि ये जो अदानी हिंडनबर्ग और अदानी का जो एपिसोड हो रहा है इससे किस तरह से सेबी को मजबूत किया जाए, और जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को ये कह रहे थे गलत है, अमेरिका उसे गलत मानता है, फलाना करता है, ढिमाया करता है, उसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सेबी जो है वो जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट उन्होंने बताया। तो आप बताइए ये बौखलाहट इनको है, ये सोचे कि बीबीसी ने इसकी स्टोरी को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि कल निर्णय हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो किसी भी चैनल ने इसको नहीं दिखाया। आज फ्रंट पेज पे इसकी स्टोरी निकली है टाइम्स ऑफ इंडिया में, ये देखिए हिंडनबर्ग अदानी देख लीजिए। तो जब ये रिपोर्ट निकली है तब ये बौखलाए हैं और इन्होंने
वो बीबीसी को टाइट करने के लिए वहां पे छापेमारी की। ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि है, इससे कुछ रुकने वाला नहीं है। जो चीजें हैं वो सामने आएंगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है, और दूध का दूध पानी का पानी होके रहेगा। जी, दूध का दूध और पानी का पानी होके रहेगा। अगर इसी बात को ये हाउस में कह देते कि सेबी इंक्वायरी कर रही है, जैसे ही इंक्वायरी के बाद जो रिपोर्ट आएगी हम सदन के पटल पर रखेंगे, उसके बाद आवश्यकता होगी तो जेपीसी और चाहे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हम जांच कराएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के दर की वजह से उन्होंने किया और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को उन्होंने नहीं रखा। इसका मतलब पार्लियामेंट को ये कुछ नहीं समझते हैं, खाली ये समझते हैं कि हमारा बहुमत है, हम जो चाहे यहाँ पर करें, जिस तरह से चाहे उस तरह से करें। ये गलत बात है, जनता सब देख रही है और जनता इसका जवाब देगी। बिल्कुल, जनता इसका जवाब देगी और दूध का दूध पानी का पानी होना भी चाहिए। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, जो विषय अभी निकल के सामने आ रहा है, कह रहे हैं आपातकाल की स्थिति आप लोगों ने लाके रख दी है। ये कह रहे हैं कि देखिए अब आप लोग इतना ज्यादा बौखला गए हो कि अब समझ नहीं आ रहा कि लेना क्या है डिसीजन, क्या फैसले लेना है। ऐसी स्थिति है क्या अश्विनी जी? नेहा जी, देखिए सिंह साहब ऐसे प्रबुद्ध प्रवक्ता किस तरीके से भानुमति का कुनबा जोड़ रहे हैं। आपने सवाल कहाँ पूछा और चले गए अडानी, जेपीसी। तो ये बौखलाहट किसकी है, ये तो सामने परिलक्षित हो रही है। क्योंकि आज जो मुद्दा है वो बीबीसी का है। आज जो मुद्दा है वो टैक्स में उसका है। अभी आपके ही उस पर जो है एक अधिकारी का, आपने एएनआई का इंटरव्यू चलाया, उन्होंने कहा है कि किसी को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये अधिकार है कि 133A में संवैधानिक तरीके से पूछताछ करे। वो सर्वे की बात है, सर्वे में उनके न घर पे न गाड़ी में, वो सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक संस्थानों में वहां पर सर्वे किया जा सकता था। कई बार इनको नोटिस दी गई, नोटिस का जवाब नहीं दिया बीबीसी ने, तो अंततः जाकर उनकी सर्वे करना पड़ा वहां जाकर। तो ये आज इस बात को बोलना है। तो सिंह साहब जैसे प्रवक्ता जो है अब अपने दल को बचाने के लिए अडानी पर चले गए। भाई अडानी का प्रवक्ता यहाँ कोई नहीं बैठा है। अडानी पे चर्चा हो, आप कहते हैं अडानी पे चर्चा ना हो। दिक्कत तो यही है ना, वो अपनी बात बताएंगे, आप अपनी बात बता रहे हैं। नेहा जी, मैं बताना थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं। मगर आज जो है जब कहीं भी कुछ होता है तो ये लोग देखिए 2019 में ये क्या चिल्लाते थे, राफेल राफेल राफेल, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से वहां से जो है डांट पड़ गई, किनारे हो गए लोग, जनता ने डांट दिया। तो ये बताइए ना, ठीक है राफेल की बात छोड़िए, ये बताइए इन दोनों चीजों को जोड़ा क्यों जा रहा है? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री आती है, दूसरी तरफ छापे पड़ जाते हैं। तो ये तो कांग्रेस कह रही है मंशा के तहत बीबीसी को निशाना बनाया जा रहा है। आप लोग जानबूझ के कह रहे सरकारी जितनी भी एजेंसियां हैं सब आपके हाथ में हैं, आप चाहे जैसे भी उसे कठपुतली की तरह नचाते हैं। ये आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं सर। चलिए नेहा जी, चलिए हमारे पर आरोप लगा, विपक्ष का आरोप लगाना काम है, बहुत अच्छी है। संस्थाओं को काम करने दिया जाए, संस्थाओं को अभी वहां पर जांच चल रही है, उस पर क्यों पूरे विपक्षी लोग बिलबिला गए? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, महबूबा मुफ्ती, पूरा विपक्ष एकदम बिलबिला गया। वो क्यों बिलबिलाया, ये सब आप लोगों के सामने आएगा। लेकिन मैं ये बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ अपने भाई केदारनाथ जी से कि कम से कम अगर इतना ही अच्छा था, आप लोगों को एकदम उनके लिए लड़ना ही था, सरकार को कोसना ही था, तो इंदिरा जी ने जब ताला लगवा दिया और उनके लोगों को भेज दिया इंग्लैंड, तो क्यों उस समय वो बुरे थे? या देश पर उन्होंने कुछ लिखा था, देश की खिलाफत की थी, तो आप लोगों ने उसके बीबीसी के ऑफिस पर ताला लगवाया और उसको यहाँ से इंग्लैंड भेज दिया वहाँ के लोगों को। हम लोगों ने तो वो नहीं किया, हम तो एक टैक्स चोरी की जांच की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं संजीव जी का और संजय जी का रुख करूं, उससे पहले ओमकार जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये कह रहे देखिए, और ये बात कुछ गलत नहीं है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बीबीसी के ऊपर सवाल खड़े हुए हों या विवादों में रहा हो बीबीसी। इससे पहले भी कई मामले ऐसे आ चुके हैं, चाहे फिर 1970 की बात करें या फिर 2008 की बात करें या फिर उसके बाद की भी 2015 की भी अगर हम बात करें, कई बार आरोप लगे हैं बीबीसी पर, कई बार विवाद शुरू हुआ है। लेकिन हमने क्यों कहा विनाशकाले विपरीत बुद्धि? हाँ। हमने ताला लगवाया था, हम कह रहे लगवाया था, तो हमें हमारा हश्र क्या हुआ? जनता ने हमको जब सबक सिखाया ना, जब हमने इमरजेंसी में सारे क्या कहते हैं नॉर्म्स पार कर दिए और सब पर सेंसर लगा दिया, तो जनता ने हमको सबक सिखाया कि नहीं सिखाया? तो हम इसीलिए इनको समझा रहे हैं कि भाई समझो, ये अच्छी जो गलत काम होता है, ओमकार जी जैसे वरिष्ठ आदमी और आपके किस तरीके से ट्विस्ट कर रहा है, आपको समझना चाहिए। अगर आप नहीं समझोगे
तो आप बाद में धोखे में पड़ोगे और परेशान होगे। कितनी और आपको टेंशन जनता है आप समझाएगी। लोगों की, अच्छा, ये नहीं दूसरे चाहते कि देखो, आप लोग सर्वे की बात सत्ता कर से रहे जाओ। हैं। सुनिए, ये कह रहे सर्वे की हमारा बात तो कर रहे अशर हैं। बुरा एक हुआ मिनट, था, एक मिनट। आप मेरी लोगों बात का सुनिए, अशर बुरा नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए। सर्वे की बात कर रहे हैं। सर्वे जब होता है तो कर्मचारियों को वहां से हटाया नहीं जाता। आप सर्वे कीजिए ना, एक कमरे में बैठ के सारे चीजें लीजिए। जो एंकर है, जो अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है, जो आदमी काम कर रहा है, उससे उसे इंक्वायरी से क्या मतलब। तो उसमें ये तो छापा जब पड़ता है, जब टेरराइज किया जाता है, तब सबको हटाया जाता है। जब सर्वे करने आए हैं तो आप सर्वे करिए, कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन सर्वे नहीं कर रहे हैं, आप टेरराइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप दिखाना चाहते हैं कि अगर अपने हाथ में नहीं रहोगे तो हम तुम्हारी क्या हैसियत करेंगे। और इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। अभी मैं एक चैनल पर सुन रहा था, बहस सुधांशु द्विवेदी जी बोल रहे थे और उसके अंदर वो कह रहे थे वो ब्रिटिश सरकार से भी अपने को ऊपर मान रहे हैं। मतलब इतना जलन हो गई है, इतनी लड़ाई हो गई है कि वो मतलब बीबीसी से लड़ने के लिए वहां की सरकार से भी लड़ने जा रहे हैं। तो ये जब ये बौखलाहट है, ये और कोई बात नहीं है। अरे भाई, बीबीसी तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, आप उसको करो। गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप रिलेशन जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का रिलेशन खराब कर रहे हो एक देश से, सोच समझ के करो ना भाई, इतनी जल्दी क्या है। पहले एक काम कर लो। ठीक है। संजय जी, क्या लगता है बीबीसी पर आयकर विभाग का छापा जो पड़ा है या सर्वे जो भी हो रहा है, आप इसे कैसे देखती है टीएमसी? इसको पहले भी भारत समाचार के ऊपर में भी छापा पड़ा था, आपको मालूम है। इसके जितना भी छापे पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी को कहीं डर आ चुका है कि हिंदुस्तान जो आज जो चल रहा है ना, एक इमरजेंसी के तहत चल रहा है। हकीकत आज बता रहा है, मोदी जी को ये मालूम पड़ गया कि मेरे सरकार और चलने वाला नहीं है। तो जनता भी बोलता है वक्त आने से हालात भी हम बदल देंगे। अभी जनता को कहना यही है अभी तो। और दूसरे नंबर बात है कि देखिए, देश में कुछ भी काम नहीं कर पाया भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ एक ही परिवार को अगर विकास हुआ तो हिंदुस्तान का, अगर सबको घर सबको विकास नहीं, एक ही आदमी को विकास हुआ, सिर्फ अदानी को विकास हुआ। वो भी अदानी विकास हुआ, वो भी डूब भी गया है। वो कह रहे हैं ना अभी कि हमारी सरकार में भी हुआ था, ताला लगा देता, तब इमरजेंसी के हालात नहीं थे। नहीं, देखिए इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी के हालात नहीं थे क्या? ताला लगाया तो उसको भुगतना का कांग्रेस को नहीं पड़ा। 77 में इंदिरा गांधी को फेंक नहीं दिया था कि जनता ने नहीं फेंका था। उस समय मोदी जी भी सोशलिस्ट पार्टी को पीछे दौड़ रहे थे। जेपी का मूवमेंट में मोदी जी भी दौड़ रहा था। हम जेपी जी का भक्त आदमी हुए, मैं आपको बता रहा हूँ। जब प्रकाश नारायण साहब का एक हम भक्त आदमी हम भी है, हम झूठ नहीं बोलेंगे आपको। उस तरह सोशलिस्ट में मोदी जी नहीं दौड़े थे क्या? आज जितना देखिए, लालू जी से लेके नीतीश जी से लेके तमाम नेता तो जांच नहीं होनी चाहिए क्या? अगर कोई आरोप लग रहे हैं, परिणाम क्या हुआ था? इंदिरा जी को सरकार उलट गई और आयकर विभाग की टीम वहां पर पहुंची है, तो क्या इसको इस पूरे घटनाक्रम को क्या उस डॉक्यूमेंट्री से जोड़ दिया जाएगा क्या? ये कहाँ तक उचित है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अभी इनको मालूम पड़ गया है, सबको डराना धमकाना और एजेंसी को यूज करके हमको सत्ता में रहना है। इसके अलावा इनको पास कुछ भी चारा नहीं है। डराओ धमकाओ, मेरे फंस में ले लो, जैसे एनडीटीवी को डरा धमका के ले लिए हैं। ठीक है ना, इस टाइप को इसको भी करना चाहते हैं। जो उनको खिलाफ जो पत्रकार बोलेंगे, वो पत्रकार को इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, एनआईए चाहिए तो और लोकल पुलिस सबसे लेकर उसको परेशानी करेंगे। परेशानी करते करते जितना परेशानी आप उनको मुंह बंद करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, क्रांति जब आते हैं ना, आप हजारों धमकाइए डराइए, क्रांति जब रास्ता में आ जाएंगे आप रुक नहीं पाएंगे। आपको स्थिति ऐसा हो जाएंगे तो तरफ हो जाएंगे ना, आपको रास्ता में मैराथन जैसे दौड़ना पड़ेंगे इंडिया छोड़ने के लिए। ठीक है, आप मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी भले ही सत्ता में हो, लेकिन ये दादागिरी अपनी खूब दिखा रही है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं संजीव जी? अभी मैंने अपने तीनों साथियों को सुना ध्यान से। अभी संजय सरकार जी बोल रहे थे, ठीक बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है कि आपने इस चैनल को बंद करना। आपको याद होगा, मैं बताऊं, अभी कुछ भारतवर्ष में भी कुछ दिन पहले वो तहलका करके एक आया था, तहलका के ऊपर भी इसी प्रकार से हमला किया गया था। आपको अच्छे प्रकार से याद होगा, पत्रकार साथियों को सबको याद होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, कोई भी, मुझे याद है मैं बचपन से बहुत छोटा था तब बीबीसी के बारे में कहा जाता था, किसी से कोई खबर कंफर्म करनी हो तो बीबीसी लगा लो और वहां से उसकी सत्यता मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, आपको करना था कोई भी कार्रवाई, आप लग रहा है आप करते इतने वर्षों से चला आ रहा है। तो ये सामान्य सा व्यक्ति है, कोई भी सोचेगा। अभी अभी ये जो है जो डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात बढ़ी और उसके बाद आपको बर्दाश्त नहीं हुई, आपने अटैक कर दिया उसके ऊपर। तो साफ झलक रहा है इससे, ऐसा नहीं कि कोई समझ न रहा हो। आपको अगर कार्रवाई करनी थी छापे वाली, कोई भी करनी थी, तो आपसे थोड़ी है, आप जब तक पहले से चल रहा था आप करते। साफ साफ आप बदले की कार्रवाई आप डरा रहे हो, आप धमका रहे हो।
जो भारतवर्ष में उनको तो वैसे ही आपने खरीद रखा है, ज्यादा भारतीयों को बहुत कम लोग हैं निष्पक्षता से बात कर पाते हैं। तो मेरे ऐसे काम नहीं चलेगा। इस तरीके से आप बोलते नहीं हो। संसद जहां पर बहस करने की जगह होती है, संसद में तो आप बात नहीं करते हो किसी चीज की, जब सवाल का जवाब नहीं देते हो। और आज मैं सुन रहा था जो गृह मंत्री साहब है अमित शाह जी, वो इंटरव्यू दे रहे थे और उनकी फिक्स है, वो 2-4 उनके जो है वो है एजेंसियां पत्रकार उनके उन्हीं को देते हैं। तो वे ओपन कॉन्फ्रेंस बना लेते, उसमें कह देते बात, वहां पर जाने के बारे में आप बोल रहे हो, वैसा वही बात संसद के अंदर बोल देते। आज आप बोल रहे हो बीबीसी के बारे में, इसकी जांच हो जाने तो गलत नहीं है। तो वही तो लोग कह रहे थे कि अडानी के बारे में जांच हो जाए कि अभी आज क्यों आया, आयकर विभाग के छापे अभी क्यों पड़ रहे हैं। ये तो अक्सर देखा जाता है, जो भी नेता इनके अगेंस्ट बोलता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो सरकारी एजेंसी है वो छोड़ दी जाती है। ये आरोप आप लोगों पे लगते हैं। अब बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री अगर लेके आई है बीबीसी, तो उसके साथ ही उसको तो बैन कर दिया गया। अब बीबीसी पर भी कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की कोशिश, और ये कहा जा रहा है कि देखिए ठीक है, अगर आपको लगता है कि पैसों की लेन देन या फिर टैक्स में कोई गड़बड़ी हुई है, तो इसके साथ ही आपको इसकी याद या फिर जो सरकारी एजेंसी है इसकी याद उनको अब क्यों आई, जब ये पूरी डॉक्यूमेंट्री सामने आ गई, आप लोगों की तरफ से इस पे ऑब्जेक्शन किया गया, फिर बैन कर दिया गया, उसके बाद याद आया कि हाँ जो बीबीसी है वो घपले कर रहा है, वो टैक्स पे नहीं कर रहा है, वो बाकी जो तमाम चीजें हैं वो निकल के इसके सामने आ रही है। क्यों? नेहा जी देखिए, अभी मैंने अपने पहले वाले वक्तव्य में कहा था कि इनको कई नोटिस दिया गया, नोटिस का जवाब नहीं दिया, न नोटिस के लिए ये हाजिर हुए। उसके बाद ये सर्वे का कार्यक्रम चला है। तो नोटिस इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप अपने घर में बैठे रहिए, उसका जवाब देने के लिए। अभी मान लीजिए आप इनकम टैक्स दाखिल करती होंगी, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाता है तो भी एक नोटिस आ जाता है आपके पास, आपको हमको सबको जवाब देना पड़ता है। तो बीबीसी ने अपने पत्रकारिता के आड़ में या ब्रिटिश कंपनी के आड़ में, जिसकी भाई उनको पता था कि हमारे जो है सिंह साहब हैं, हमारे संजय दत्ता हैं या संजीव निगम हैं, इनके जैसे यहाँ पर हमको बचाने वाले लोग मिलेंगे, तो उन्होंने उस आड़ में, उस बल पर वो इनकम टैक्स को जवाब नहीं दिया। तो इनकम टैक्स को जब जवाब आप नहीं देंगे तो इनकम टैक्स आपके यहाँ आ जाएगी, आएगी तो सर्वे करेगी, छापा मारेगी, जो कुछ करना होगा वो करेगी। ये नोटिस किस पे, आयकर विभाग की तरफ से दिया गया था या फिर जो डॉक्यूमेंट्री आई उस पर जवाब मांगा गया था? ये नोटिस किसका था? नोटिस अभी फिर से विस्तार से समझा देता हूँ, समझाइए। इनके यहाँ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अनियमितताएं चल रही थी, 3 आरोप लगाए गए हैं। आंकड़ों में हेरफेर कुछ हुआ था, प्रॉफिट को कुछ गलत दिखाया गया था, अंतरराष्ट्रीय लेन देन में कुछ मामला था। उसका नोटिस जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी ऑफिस दफ्तर को दिया हुआ था। अब बीबीसी दफ्तर ने उन खातों की जांच नहीं कराई, उसका जवाब नहीं दिया, तो इनके यहाँ ये सर्वे हुआ। अब उसको आप जोड़ लें कि 1 महीना पहले डॉक्यूमेंट्री आई और 1 महीने में नोटिस आ गई, और वो तारतम्य जोड़ने के लिए तो कुछ भी जोड़ा जा सकता है, उसके लिए कोई वो नहीं। लेकिन संस्थाओं को काम करने दिया जाए, संस्थाओं के ऊपर जो है, कभी जब देखिए यही विपक्षी दल के लोग हैं, बीबीसी भी कह सकता है कि पत्रकारों को काम करने दिया जाए, पत्रकारों पर आरोप ना लगाया जाए, पत्रकारी संस्था को चलने दिया जाए, ऐसे संस्थानों को चलने दिया जाए जो कि निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, तो वो भी कह सकता है ना। नेहा जी, सिर्फ वो पत्रकारिता की आड़ में उनका कार्यालय भी चल रहा है, और उन्होंने जो है किस तरीके से वित्तीय लेन देन किया था, सिर्फ पत्रकारिता नहीं हो रही। तो ये कैसे तय होगा? कैसे क्या, एक संस्थान अगर आप चलाएंगे तो आपका व्यावसायिक संस्थान है, वो कह दें कि हमारा बीबीसी का प्राइवेट संस्थान है, गड़बड़ी ये कैसे तय होगी? और वित्तीय होगा? नहीं हाँ जी, नहीं बात जाने दीजिए। अगर वो वित्तीय संस्था है और उसमें कोई गड़बड़ी है तो सरकारी एजेंसियां जांच करेंगी। ये नहीं है कि पत्रकारिता की आड़ में और आप जो है अपना संस्थान न चलाएं। आप यहाँ पर अगर मालिक हैं, आपको भी एक सैलरी मिलती है, डायरेक्टर है तो भी सैलरी मिलती है, एम्प्लॉय है तो सैलरी मिलती है, फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन पत्रकारिता की आड़ में, और अगर आप कहीं फाइनेंशियल लेन देन में हेर फेर करेंगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला था, इसलिए जो है इनके ऊपर नजर थी और उसका जवाब मांगा गया था। जवाब दे दिए होते तो कुछ नहीं होता, लेकिन अब उसी के चक्कर में सारे विरोधी दल इनको बचाने आ गए। जैसे हम लोग ब्रिटिश के गुलाम नहीं रहे, संजय दत्ता, निगम साहब, हम लोग अब ब्रिटेन के गुलाम नहीं है। सिंह साहब, इतना किस तरीके से आपकी पार्टी 2014 के बाद से 2014 के बाद से ऐसा हुआ है क्या अश्विनी जी? नहीं तो कहा, हम लोग 2014 के बाद से तो चौकीदार इतना
चौकन्ना है कि चोरों को पनपने नहीं देगा। चौकीदार इस कौन है देश चोर? का इतना चौकन्ना चोर है कौन है? कि कौन जो है चोर? पकड़ा जा रहा है, जिसके घर में पैसे मिल रहे हैं, जिसके राहुल गांधी जी जा रहे हैं पूछताछ के लिए, साबित हो जाएगा तो वो भी हो जाएंगे, नहीं होंगे तो मूंछों में ताव देकर घूमेंगे। दाढ़ी तो बढ़ा ही लिए, मूंछों में ताव देंगे। लेकिन जो बचेगा वो ठीक है, जो पकड़ा जाएगा वो चोर है। नहीं तो ये कह रहे हैं कि सारी चोरियां, जितनी भी चोरियों के आरोप लगते हैं, ये दूसरे लोगों पे ही क्यों लगते हैं? जी, ये जितने भी आप आरोप लगाते हैं, ये जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, कह रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर तो नहीं जाती। नहीं, मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की संस्थाओं पर इन लोगों को भरोसा नहीं है। चुनाव हारेंगे तो ईवीएम, चुनाव आयोग खराब है, कोई इनके पक्ष में फैसला नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट खराब है, उसके बाद आ जाएंगे कहीं ईडी सीबीआई सबको खराब कहेंगे, और एक जेल मंत्री जेल में जो है मसाज करा रहा है उसको खराब नहीं कहेंगे। देखिए कितने दिनों से मस्त होकर मसाज करा रहे हैं, वहाँ सलाद खा रहे हैं, वहाँ दरबार लग रहा है, तो उसको नहीं कहेंगे। ये चीजें ये जाए सुप्रीम कोर्ट में जाए, मैं अगर चोर हूँ मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो एजेंसी के पास जाना हो जाए। ठीक है ओंकार जी, बाकी ये बात तो देखिए सही है, जिसने चोरी की है वो डरे, नहीं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जांच होगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। अगर कुछ गलती की ही नहीं है तो फिर डरना क्यों? चाहे छापे पड़े चाहे कुछ हो। बीबीसी कहाँ डर रही है? बीबीसी कह रही है कि डर रही है, या उसने कुछ कहा हो? ये तो हम लोग देख रहे हैं कि इमरजेंसी टाइप की चीजें लगाने जा रहे हैं, इस तरह से जो सबको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, यहाँ तो जांच की बात। चलिए, आज तो इमरजेंसी वाले आप हालात बता रहे हैं, इंदिरा गांधी ने जब ताला लगाया था तब इमरजेंसी वाले हालात नहीं थे क्या? भले ही उसकी सजा आप लोगों को मिल गई हो। अरे तो मैं कह तो रहा हूँ कि वो गलत हुआ था, और उसी खामियाजा भुगतने को तो मेरे को समझा रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ तो वो आपके साथ भी होगा। मैं और कह क्या रहा हूँ? मैं कहा उसको डिफेंड कर रहा हूँ कि उन्होंने उस समय बड़ा गलत किया था, इस समय सही कर रहा है, ये भगा रहे हैं उनको। अगर आप सर्वे करने गए थे, आप कह रही है कि ये सर्वे वहाँ करने गए थे, अगर ये सर्वे करने गए थे तो कर्मचारियों के फोन जब्त करने की क्या बात थी? क्या इनकम टैक्स का काम हर कर्मचारी करता है वहाँ पे? जो एंकर है, जो प्रेस रिपोर्टर है, जो वहाँ का क्या कहते हैं फील्ड वर्कर है, कर्मचारियों को काम करने की इजाजत मिल गई है, कर्मचारियों को काम करने की इजाजत मिल गई है। जो इन्होंने पहले शुरू किया था उसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि ये क्या ये तरीका होता है? ये तो डराने और धमकाने का तरीका होता है। अब आप एक बात बताइए, आप कह रही हैं कि कौन सी अच्छी बात हो गई? ये इसी तरह से डराते धमकाते हैं और कोई कारण नहीं है। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने जब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ स्टोरी की तो उनको निकलवा दिया गया। अभिषेक शर्मा ने जब सरकार के खिलाफ स्टोरी की तो उनको निकलवा दिया गया। ठीक है। रवीश कुमार को नहीं निकाल पा रहे थे तो चैनल ही खरीद लिया गया, तो रवीश कुमार छोड़ के चले गए। तो ये इस तरह से जो डराते धमकाते हैं, इनका पुराना स्टाइल है, ये नया स्टाइल नहीं है। और ये एक मिनट में बोल लूँ फिर बोलिएगा। और फिर जब इस तरह की जो चीजें होती हैं, इससे देश बनता नहीं बिगड़ता है। और अब देखिए, अभी आप ही चैनल पे बोल रहे थे कि हम गुलाम नहीं है। अरे भाई, ब्रिटेन सरकार थोड़ी एजेंसी की मालिक है, जो आप ब्रिटेन के गुलाम नहीं है कह रहे हैं। कौन कह रहा है गुलाम है? आप अननेसेसरी किसी देश से जो कि आपका हितैषी इस समय है, वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो NRI है, हमारे यहाँ का है, आप जबरदस्ती से लड़ने के चक्कर में पड़ रहे हैं। आप मतलब इतना बौखला गए हैं कि आप कोई भी नहीं देख रहे कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है। अगर कोई एजेंसी, कोई अखबार अगर वहाँ से हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट कर रहा है तो हम पूरे देश को दुश्मन मान लें। ठीक है, ठीक है। अश्विनी जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाह रहा था कि ये तो नेहा जी, ये तो मान लीजिए कि अखबार का दफ्तर है, बाकी और लोगों के पास पैसे, टैक्स की चोरी का मामला है। किशोर कुमार जी ने क्या गलती की थी? उनका गाना ही नहीं बजने दिया जा रहा था। अब बताइए उन्होंने क्या किया था? ये कांग्रेस का समय था, उस समय तो हम लोगों ने नहीं कहा कि भाई ये ऐसे जो है आप कर रहे हैं। किशोर कुमार का गाना नहीं बजने दिया गया इस देश में। ये स्थिति कर कह रहे हैं कि हम लोगों ने गलतियां की, उसका खामियाजा ही तो आज भुगत रहे हैं, आज उसका खामियाजा ही भुगत रहे हैं। जो इमरजेंसी में जो गड़बड़ी हुई थी उसकी जनता ने हमको सजा दी, उसको भोगे हैं। उसके बाद जनता कह रहे हैं आप ऐसी गलती ना करो, आपका हाल हमारे जैसा ना हो। उन्हीं गड़बड़ियों को हम लोग अब दूर कर रहे हैं। देश में जितनी गड़बड़ियां इन लोगों ने फैलाई थी उसको हम लोग दूर कर रहे हैं, और दूर करने के साथ देश को हम लोग साफ कर रहे हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, ठीक है। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय जी देखिए, मेरे अभी अश्विनी जी एक बहुत अच्छे बात बोले, आप लोग अंग्रेज को गुलाम आज नहीं है, हकीकत में नहीं है।
और अंग्रेज को गुलाम तो हकीकत में भारतीय जनता पार्टी को जो मदर कॉन्सेंट है आरएसएस से। इनको जो मैंने माधव सदाशिव गोलेकर जी एक बात बोले हैं, क्या बोले हैं, बोले जी हिंदू लोग बेकार अंग्रेजों के साथ में लड़ाई कर रहे हैं, अपना शक्ति क्षय नहीं करे। और इनको जो प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, इसने 1942 में उत्तर प्रदेश में बटेश्वर एक गांव था जहां पर स्वतंत्रता सेनानी को पकड़ा दिया गया था और ये राजसाक्षी बन गया था। देखिए ये बैठ के बोले हम अभी अंग्रेज को गुलाम नहीं, लेकिन अंग्रेज को तो अब समर्थन करते हैं। और आजादी का समय 1925 से लेकर 1947 तक अब वंदे मातरम आपको आरएसएस नहीं, वो कितनी चीजें सही होती है जब बोलने दीजिए 30 सेकंड सुनिए ना, सवाल पे तो सुनिए, सुनिए, हमें भी पता है कब कहाँ क्या हुआ था। 1947 में 15 अगस्त के दिन में जब देश स्वतंत्रता मिले, आजादी मिले थे, उस दिन तिरंगा को पैर में कुचलने वाला ये आरएसएस थे। आज गुलाम के बाद आप बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अच्छे नहीं, हमको मालूम नहीं है। गुलामी को दलाली करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस करके आए हैं। आज यहाँ पर बड़े भाषण देने से नहीं चलेंगे। आज बोरिस जॉनसन को जो भाई अदानी कांड में उन्हें रिजाइन कर दिया है, बोरिस जॉनसन के जो भाई जो आपको यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको भाई रिजाइन कर दिया। इतना जानकारी होना चाहिए करप्शन किस लेवल तक। नहीं, अगर आप लोग ये कहते हैं कि देखिए मुद्दे पे रहिए, अब आप लोग ये कहते हैं कि देखिए आपातकाल घोषित कर दिया या उस तरह के अब हालात बना दिए, देश का माहौल खराब कर दिया, तो वो दिन भी याद होना चाहिए जब सीबीआई को घुसने तक नहीं दिया जा रहा था पश्चिम बंगाल में। वो चीजें भूल जाते हैं। अगर सरकारी संस्थाएं हैं वो अपना काम कर रही है, नहीं करने देना चाहिए काम क्या? हकीकत अगर सही जांच होगा तो आप घर में आकर जांच कीजिए। कैसे तय होगा कि सही है या गलत? आपको रास्ता क्यों आपको बंगाल में घुसने नहीं देंगे? हकीकत बात हम आपको बोल दे रहे हैं। हाँ। सही अगर जांच होगा, आपको पॉलिटिकल रिवेंज नहीं रहेंगे। अगर लगता ये आदमी गलत आदमी है, आप जांच कीजिए। अगर आप मतलब झूठा कुछ सभी आपको पास में कुछ भी कुछ नहीं है और इंसान को परेशान करने के लिए एजेंसी लगाइएगा, हकीकत बात बोलते हैं, हम बैठते हैं। गलत जो है पहले जांच होगी तब तो गलत और सही पता चलेगा। और आप तो पहले खुदने नहीं दे रहे हैं, आपने मान लिया कि सही है या गलत है। भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ सीबीआई ईडी अगर दौड़ना चालू करेंगे, अब तो मैराथन जैसे दौड़ना चालू कर देंगे। अब तो हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे। और कुछ बस देखिए, अदानी हिंदुस्तान छोड़ के भाग रहे हैं और मोदी जी को नजीबुल्लाह और चेचुस्कुप से ये बड़ी हाल होने वाला है। कहाँ भाग रहे हैं अदानी जी, कहाँ भाग रहे हैं? कितना दिन रहेंगे? कहाँ से जानकारी मिल गई है आपको संजय जी? जानकारी नहीं, हम इसको पहले भी हम लोग विजय माल्या, मेहुल चोकसी के बारे में बोल चुके तो सुने नहीं। इसने 7 रेस कोर्स में जब बोला मेहुल भाई कैन छो તમે શું ખબર છે, बिजनेस बढ़िया हो छे नहीं, ऐसे करके पूछ रहा था। बाहर नहीं जा सकते ना, कोर्ट ने कह दिया बाहर नहीं जा सकते। भाग गया, हिंदुस्तान से फरार, मेहुल चोकसी फरार हो गया। 7 रात रेस कोर्स में मीटिंग हुआ था। और जब फिर अदानी को लेकर बात हो रहा है, अदानी को 29,80,000 करोड़ रुपया लोन ले चुके हैं। और उसमें मैं एक चीज आपको बताने चाहता है, आपको इंडियन क्रेडिट सोसाइटी बोल रहे 29,80,000 करोड़ और भी चाहिए तब बिजनेस सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। ये जितना आप देखे जीडीपी भी मैनिपुलेट करके ये लोग कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और अदानी को भी बिजनेस जो है बाईपास करके फॉरेन से पैसा फंड खरीद के इसको ऐसे करके। नहीं, अभी आपने कहा कि देखिए जो जांच होगी सही होगी तो हम उसका साथ देंगे। आप सवाल पे रहिए ना, आप बताइए ये कैसे तय होगा कि सही जांच हो रही है नहीं हो रही? ये टीएमसी तय करेगी क्या? नहीं, टीएमसी नहीं, कौन तय करेगा? तय तो देश के जनता कर चुकी है। ये एजेंसी को कैसे तरह से खेल रहा है, इसको संगठन बोल के कोई नहीं। राइट, देश की जनता ने तो सर 2014 में भी तय किया, 2019 में भी तय किया और 2024 में भी तय कर लेगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन मुझे ये बताइए, क्रांति जब आते हैं ना, किसी को बोल के नहीं आते हैं। ये राजीव गांधी को हम हारते हुए देखे हैं 413 सीट मिलने के बाद में, इंदिरा जी को भी हारते हुए हम देखे हैं। और ये चीज मत समझिए, मैं एक वर्ल्ड में जिस देश में मतलब बहुमत का घमंड करता है, वो पार्टी आखिर में आके 8-10 सीट में तो कह रहे हैं हम तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं, हम दे चुके हैं, ये भी हम देख चुके हैं। हम भी वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री में घूम चुके हैं, हमको भी थोड़ा नॉलेज है, ज्यादा नहीं है तो हमको भी नॉलेज है। एक चीज छोटा बात बताता हूँ, 30 सेकंड में मैं लौटती हूँ। संजीव जी काफी देर से कहने चाह रहे हैं, मैं फिर लौटती हूँ ना, सर बताइएगा 30 सेकंड में, ठीक है? संजीव जी, क्योंकि मनीष सिसोदिया पर भी कई आरोप लगे, सत्येंद्र जैन पे भी कई आरोप लगे, हालांकि कई हद तक शिकंजा भी कसा कि आप लोग भी कहते रहे कि देखिए सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है।
अब ये तो कह रहे हैं कि देखिए हम तो देश में अच्छा माहौल चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं क्या? अभी अश्विनी जी को मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि साहब देश कोई गुलाम तो नहीं है बीबीसी का। बात बीबीसी की नहीं है, बात ये जो चौथा स्तंभ है इसकी आजादी के ऊपर आप हमला है। कोई भी हो, मैं बीबीसी के अलावा कोई और भी हो, वो आपने भारतवर्ष में जो है आवाज को जो है जो दबाया है। पहले तो सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, कितने सारे चैनलों का लाइसेंस दे दिया गया, क्यों दे दिया गया? सब अपने अपने तरीके से अपने अपने अंदाज से बात को बताते हैं, जनता को अवगत कराते हैं। तो आप अगर कोई आपके पक्ष में बात नहीं देख रहा है तो आप उसके ऊपर शिकंजा कर दोगे। आप उदाहरण बार बार देते हो कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं किया, पक्ष में तो सुप्रीम कोर्ट खराब है, और अगर कोई एजेंसी खराब कर रही तो वो, अरे आप लोग खुद आप डबल स्टैंडर्ड करते हो। अरे अश्विनी जी, जो काम आपने बीबीसी के ऊपर किया है जांच हो जाने दो, अगर दोषी है तो ठीक है, नहीं है तो यही काम तो अडानी के ऊपर क्यों नहीं संसद में बोल देते प्रधानमंत्री महोदय कि साहब अभी वही तो कह रहे हैं कि अगर आयकर विभाग का छापा भी पड़ा है तो मेरे कहने का जो डबल स्टैंडर्ड है लोग देख रहे हैं, ये चीज गलत है ना। इससे आपकी इंटेंशन पता चलती है कि क्या आपका क्या इस सरकार का क्या इंटेंशन है लोगों के प्रति, कैसे आप काम करते हो। तो ये बातें गलत हो। और आपको मैं बताऊं नेहा जी, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में किसी पत्रकार ने दिखाया था स्कूल में जब नमक रोटी दी जाती है उसको, तो उस पत्रकार को उठा करके जो है जेल के अंदर छोड़ दिया। तो ये बीबीसी तो एक नाम है, कोई भी अगर चौथे स्तंभ का आदमी अगर बोलेगा या लिखेगा कोई चीज तो आप उसको इस तरीके से करोगे, ये गलत बात है। बीबीसी तो एक मोहरा है, हम कहीं कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई बोल करके दिखा ले इस समय कि संस्था पर भी अगर इस तरह के छापे पड़ेंगे या उनके ऑफिस पे इस तरह के छापे पड़ेंगे जो निष्पक्ष रूप से ये दावा करते हैं कि हम तो खबरों को दिखाते हैं, अगर वहां पे भी ऐसे छापे पड़ेंगे और वो भी इंटेंशन के थ्रू, ये कह रहे हैं एक इंटेंशनली ये काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, देश का चौथा स्तंभ आज खतरे में है। नेहा जी देखिए, दो तीन बातें हैं, अभी मैं इसका जवाब देता हूं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की वो लगाया जा रहा है, यहाँ संस्थाओं का मामला है, मगर संजीव जी की पार्टी पैदा नहीं हुई थी। सिंह साहब को मालूम होगा, उत्तर प्रदेश के हम और दोनों लोग निवासी हैं, और यहीं पर हमको लग रहा है 94-95 की बात है, किस तरीके से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती है, उस समय किस तरीके से दो संस्थाओं पर किस तरीके से हमला किया गया था मुझे याद है। और दो अखबार, प्रतिष्ठित अखबारों की मैं बात कर रहा हूं, उनके यहाँ हमला किया गया था और वो पार्टी के लोग थे। कांशीराम जी ने किस तरीके से एक पत्रकार को थप्पड़ मारा था, वो हम लोगों के बीच में ही है। तो वो डायरेक्ट था, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन अब संस्थाओं के ऊपर है, क्योंकि मैंने चौकीदार चौकन्ना है की बात की। सिंह साहब इस चीज को जरा ध्यान से सुने। इन लोगों के समय में 28 करोड़ की पेंटिंग जो है एक बिकी थी, ए.के. एंटोनी साहब की पत्नी ने सरकार को बनाकर बेचा था। जब से हमारी सरकार आई है 14 से, आपने 14 का जिक्र किया था नेहा जी, तब से वो पेंटिंग नहीं बना पाई है, दूसरा गायब है पेंटिंग, वो छोड़ दिया उन्होंने पेंटिंग। वो भी अब नहीं उगाते एंटोनी साहब, और वो क्या नाम है चिदम्बरम साहब। प्रियंका जी यस बैंक के उसको जो है 2.5 करोड़ की पेंटिंग नहीं बेच पाती हैं। तो ये चौकीदार चौकन्ना है, इसलिए सारी संस्थाओं को ये इस कदर चौकन्ना करके रखे हुए हैं। अपने लिए चौकन्ना है, दूसरों के लिए नहीं। क्यों? दूसरों के लिए लेके चलते हैं, ऐसा है क्या? बताइए किसके लिए नहीं है? सबके लिए है। दूसरों के, आप एक बात बताइए, हमारे संजय दादा बैठे हुए हैं, बंगाल में छापे पड़े, पैसे नहीं बरामद हुए। मध्य प्रदेश में छापे पड़े, भाजपा की सरकार है, वहां पर पैसे नहीं बरामद हुए। उत्तर प्रदेश में छापा पड़ा, वो कानपुर में व्यापारी पकड़ा गया, पैसा नहीं बरामद हुआ। नोटों का जखीरा बरामद हुआ था, उससे इनकार किया जा सकता है क्या? टीएमसी के नेता के घर पे अगर संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, या फिर उनके नजदीकी के घर पे अगर इस तरह से नोटों का जखीरा बरामद हुआ, उससे इनकार किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। तो आप अगर ये कहें कि देखिए ये तो मनमर्जी से या फिर इंटेंशनली ऐसे छापे मारे जा रहे हैं, या ये सही कार्रवाई नहीं हो रही, जिस बात का जिक्र आप पहले कर रहे थे, तो ये कैसे तय होगा? अगर नोटों का जखीरा मिलता है तब तो ये मान लीजिए कि सही कार्रवाई हो रही है। संजय जी, मैं बोलूं? जी जी, अभी देखिए सीबीआई ईडी पार्टी का लीडर भी है, प्रवक्ता भी है, और मतलब जो विंग सपोर्टर भी है, सब कुछ है। अभी जब सरकार बदल जाएंगे, इनको नेता को घर से इतना पैसा का छापा पड़ेंगे जो कैश लेके निकालना मुश्किल हो जाएंगे। मैं एक छोटा सा पूजा बोल के एक लड़की थी, ठीक है, उसको घर से
उसको घर से 174 करोड़ रुपया मिला था। किसका? पूजा सिंघल का घर से। किसका दोस्त है? झारखंड बोलिए, कांग्रेस की सरकार है हिंदुस्तान के दूसरा व्यक्ति जो है उनका दोस्त है, और उसके एजेंसी का नाम फेडरल एजेंसी था। 174 करोड़ रुपए घर से बरामद हुआ है, लेकिन उसको कुछ खबर नहीं है। पीयूष जैन को घर से 277 करोड़ रुपए छापा मारा गया, बाद में मालूम पड़ा ये भारतीय जनता पार्टी को कनेक्टेड है। उसको कुछ खबर नहीं मिला। पैसा कहाँ गया? पीयूष जैन कहाँ गया? पूजा सिंघल कहाँ गया? तो मतलब आप कैसे अलग हुए? अगर आप लोगों के नजदीकियों के घर से भी पैसे बरामद हो रहे हैं, तो आप बाकी पार्टियों से अलग कैसे हुए? आप किस बिहाफ पे दावा करते हैं कि देखिए हम तो जनता के लिए खड़े रहते हैं, जनता की गाड़ी कमाई जो है जनता की विकास में लगाते हैं, हम बाकी काम करते हैं? तो ये दावे मत करिए ना। बाकी जो पार्टियां कर रही है वही आप करेंगे क्या? ये सवाल है नेहा जी। नहीं संजय जी, मैं एक चीज आपको बोलना चाहता है, एक छोटा सा ये है, दूसरे को देखकर हैरान ना होना, खुदा तुमको भी देगा परेशान न रहना। परेशानी होने का समय इन लोग आ चुके हैं। और मैं जो दूसरे के बारे में बोल रहे हैं ना, अगर मेरे पार्टी में कोई करप्टेड है, अगर उसको फांसी पे फंदा लगा देंगे, अगर उसको जांच में सही मिलता है, हम बोलते उसको फांसी में फंदा लगाओ, चाहे पार्थो चैटर्जी हो चाहे अनुब्रत मंडल हो, हमको देखने की जरूरत नहीं है। तो हम 5 पैसा किसी से खाता नहीं है। आज भी हम मेहनत करके सेल्समैनशिप करके हम खाना खाते हैं। मैं हकीकत आपको हम बता दे रहे हैं, हमको उसमें कोई दो राय नहीं। हम बोलते उसको फांसी के फंदा लगा दो। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको चैनल में बैठ के बोल रहा हूँ। अगर वो गलत है, जजमेंट में वो गलत हो गया। अगर गलत नहीं होगा, अगर कोई कॉन्फिडेंसी होगा, तो भारतीय जनता पार्टी और सीबीआई का जो ईडी को जो आदमी लोग जो कर रहे हैं, उसको भी नाम लिखा रहेंगे। अब मत सोचो, वो ड्यूटी तो सिर्फ 60 साल तक होता है। 60 साल के बाद 61 साल जब होता है, आपको आम जनता जैसे रास्ता में घूमना पड़ता है। उस समय आपको भी जनता को सामने जवाब देने पड़ेंगे। वो जवाब देने के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। करप्शन आप बोल रहे हैं, जितना भारी करप्शन भारतीय जनता पार्टी को समय में हुआ है, आप 29,80,000 करोड़ रुपया अदानी लेकर बैठा, 5 पैसा भी नहीं दिया। 1,45,000 करोड़ रुपया अदानी ने एसबीआई से 2014 में लिया है। एक पैसा भी वापस नहीं किया है। मैं आपको बता, एबीजी ग्रुप लास्ट जो हुआ है, उसने 34,000 करोड़ रुपया खा के बैठ गया है। और आपको जतिन पारेख जो 2014 से 2018 के बीच में 7,000 करोड़ रुपया लेकर सेंट किट्स में चला गया, सिटीजनशिप ले लिया। आरोप लग रहे हैं। तो जब यूपीए 1 और यूपीए 2 थी तब भी तो ये आरोप लगते थे। घोटाले तो सामने तब भी आए थे, बहुत सारे घोटाले सामने आए थे। 30 सेकंड मैडम, मैं लौटती आपने बहुत बांद्रे बोल के एक सोशल एक्टिविटीज है, बाकी भी गेस्ट है, मैं आती हूँ। 30 सेकंड। तो सौरभ पांद्रे बोल के एक सोशल एक्टिविटीज है, महाराष्ट्र पानवेल में रहता है। वो आरबीआई में एक आरटीआई किया था। आरटीआई में शक्तिपद दास में लिखा है 30 आदमी 10 लाख करोड़ रुपया लेके इंडिया से फरार हो गया। 29 आदमी, उसमें गुजरात का एक आदमी विजय माल्या है। टोटल 30 आदमी को नमूना अगर नाम चाहिए तो आपको कालरा से लेके मेहुल चौकसी से लेके जितना आदमी है उतना आदमी को नाम आपको गिनाए देंगे, यहाँ बैठ के गिना देंगे। कब मिला था दादा, ये नहीं बताया उन्होंने। ये फोन पे लोन जो हुआ था, ये किस सरकार में हुआ था? नहीं, मैं आपको बता रहा है, ये 10 लाख करोड़ रुपया करप्शन दास ने का, मैं नहीं लिखा है। कब हुआ था? और मैं आपको घोटालों के आरोप, ठीक है, घोटाले और घोटालों के आरोप तो भारतीय जनता पार्टी है। ओमकार नाथ जी, आप लोगों की सरकार में भी हुए, यूपीए 1 और यूपीए 2। ये कहा जाता है देखिए घोटालों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहती थी कि देखिए तो घोटालों की सरकार है। जितने घोटाले यूपीए 1 और यूपीए 2 में हुए, शायद आज तक किसी सरकार में नहीं किए। देखिए, कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती कि उसके कार्यकाल में घोटाले नहीं होते। घोटाले होते हैं। तो बीजेपी कहती है ना घोटाले नहीं होते, हम तो निष्पक्ष जांच करवाते हैं, एजेंसी करती है जांच। सुन लीजिए, घोटाले होते हैं और घोटाले पे अगर सरकार जांच नहीं करवाती है तब सरकार जांच के उसमें शक के घेरे में आती है। अब देखिए, जैसे ये क्यों पक्षपात करते हैं, कहते हैं हम पक्षपात नहीं करते हैं, तो जांच करना है। एक उदाहरण देते हैं आपको, भूली नहीं होंगे आप भी। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार जी के ऊपर जमीन घोटाले का केस था और ये भाजपा की सरकार थी जिसने लगाया था। और जब उन्होंने केस को फांसा और जब दोबारा ये अभी चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद जब ये हुआ कि पवार कांग्रेस और क्या कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी, तो अजीत पवार उनके में गए और अजीत पवार का तुरंत 1 दिन के अंदर सारा केस विड्रॉ हो गया, दोबारा फिर आ गए यहाँ पे। तो ये इनका सिस्टम होता है कि जो इस तरह की पक्षपाती रवैया है उसको उनका शुगर फैक्ट्री संस्था ने जमा किया हुआ अपने घर।
ईडी ने उनका शुगर फैक्ट्री नहीं, ये तो बहुत बार आरोप लगते हैं ना अश्विनी जी, जो नेता अगर आपकी पार्टी में आ जाते हैं आपकी पार्टी में वो चला तो गया बिल्कुल साफ और स्वच्छ हो जाते हैं, जो दूसरों की पार्टी में चले जाते हैं वो भ्रष्टाचार के पुतले हो जाते हैं। तो वही कहावत है जो एक बार सुषमा स्वराज ने कही तो थी। वही मैं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वॉशिंग पाउडर भाजपा, कि जो ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं, अगर इसको ये नहीं रोकेंगे तो ये पक्षपात का आरोप तो लगेगा ही। यूपीए के समय में हुआ, क्या यूपीए के समय में जांचें नहीं बिठा ली गई, 2 जेपीसी बिठा ली गई यूपीए के समय में, और उसको बाकायदे उसकी जांच हुई। कह रहे कौन सा ऐसा वॉशिंग पाउडर है? अब तो जो संस्थाएं हैं वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त आप लोगों को नजर आने लगी। देखिए, जब आप कोई काम करेंगे उससे आप क्या कहते हैं, कोई चीज लगाएंगे तो सिस्टम के हिसाब से चलेंगे, तब तो जनता नहीं बोलेगी, और नहीं तो जनता जरूर आपसे जवाब मांगेगी। ठीक है, अश्विनी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं एक बार संजीव जी का भी रुख करूंगी। जी देखिए, मैं अभी कह रहा हूँ, संजय दादा ने जवाब दिया। पूजा सिंघल अभी जमानत पे 1 हफ्ते पहले छूटी हैं। छत्तीसगढ़ की एक IAS अफसर जो मुख्यमंत्री की सचिव थी वो पकड़ी गई है, जेल में है अभी। ये कानपुर में जो कहा इत्र वाला मित्र अभी जमानत पे छूटा है, ये सारे लोग जेल काट कर आए हैं। अब न्याय के हिसाब से न्याय संगत न्यायालय में जो मामला चलेगा वो चलेगा, लेकिन इन सबके जगहों पर पैसे पकड़े गए हैं और ये एजेंसियों ने ही पकड़ा है। तो मेरा ये कहना है कि अभी हम लोग कोई पक्षपात नहीं, कुछ नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, राजनीति अपनी जगह पे है, संस्थाओं को काम करने दिया जाए, संस्थाएं निष्पक्ष अपना काम कर रही हैं। जो चोर होगा उसको डरने की जरूरत है, जिसने चोरी नहीं की उसको डरने की जरूरत नहीं है, वो न्यायालय से निष्पक्ष छूट कर चला आएगा और वो कहीं भी उसको कोई दोषी नहीं ठहरा। ठीक है संजीव जी, इसका तो साक्षात उदाहरण आप लोग अपने आप को मानते हैं। कहते हैं कि अगर हम पे तमाम आरोप लगे, मनीष सिसोदिया के घर पर छानबीन भी हुई, झुंझुना निकला सिर्फ, तो ये तो चीजें हैं कि जिसने अगर कुछ ऐसा काम किया होगा, गड़बड़ी की होगी, वही फंसेगा। बजने वाला है तो फिर क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है देखिए एजेंसियां छोड़ दी जाती है? करने दीजिए काम। बिल्कुल नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। अब तो हमेशा स्वागत करते हैं ना कि आइए जांच करिए, जांच आप कर भी रहे हैं, जांच आप कर भी रहे हैं। कितने हमारे एमएलए के ऊपर, कितने हमारे नेताओं के ऊपर आपने जो है जांच बिठाई है और सब कुछ किया। बाद में हुआ क्या, अदालत से ज्यादातर लोग सब बरी होकर के आ गए हैं। आपने यही बात जो है, जो आप कह रहे हो, अडानी के मामले में कह दिया होता तो क्या दिक्कत थी? तो जमानत क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल, अडानी के मामले में कह रहे जेपीसी की जांच बिठा देते, क्या दिक्कत थी? वहाँ पे आप बात नहीं करना चाहते और जांच होने के बाद कुछ नहीं होगा तो बड़े, तो अब यहाँ सवाल पैदा होगा। यहाँ पे कह रहे जांच हो, वहाँ पे जांच से बचते हैं आप लोग। अश्विनी जी, जैन साहब की जमानत क्यों नहीं हो रही है? निगम साहब जरा ये भी बता दीजिए। अरे भाई, तो मैं कह तो रहा हूँ ना, मैं नहीं हो रही है तो उसमें अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी बात न्यायालय में रख रहे हैं ना वकील के माध्यम से। आपने 2 महीने हो गए दिल्ली में मेयर के चुनाव का जो है किस तरीके से जैन साहब से मेयर पर आ गया, जैन साहब साफ सुथरा है तो जमानत उसकी होनी चाहिए ना। अभी और आपका जो शराब वाला कांड है वो साउथ से 2 लोग पकड़ के आए हैं, कोर्ट ने साउथ से 2 लोग पकड़ के आए हैं। आप लोग अपने जिद पर लगे रहते थे, आप इंटरमेंट भी वोट देंगे, तो मेरे कहने का नहीं सही बात है। देखिए, अगर आप कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, तस्वीरें बिल्कुल साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, तो अडानी पर जेपीसी की मांग जब विपक्ष कर रहे हैं तो उसको भी माननी चाहिए ना सर। जांच तो जांच है, जांच अगर हो जाएगी तो साफ हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी चीजें। वहाँ पे लगातार विपक्ष हंगामा कर रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहा। जेपीसी की मांग जो है, जेपीसी अगर अभी हम आरोप लगा दें कि सिंह साहब यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर 1 करोड़ रुपए की हमारी चोरी की है, तो इनके ऊपर जेपीसी बैठेगा, कोई मतलब नहीं है। जेपीसी ऐसे मांगों पर नहीं बैठता है। नहीं, मतलब है या नहीं है, गरिमा है, मतलब है या नहीं है, बहुत छोटी चीज नहीं है जो ये लोग मांग कर रहे हैं। बात निहाल, जरा हमें 1 सेकंड दे दीजिए, ज्यादा टाइम जल्दी से। वो बोर्ड घोटाले में क्या हुआ था, क्या वो सबूत किसी ने पेश किया था? 24 मार्च 1986 को, क्या कहते हैं 87 को आरोप किसने लगाए थे? सिंह साहब ये भी बता दीजिएगा। आप ही के मंत्री ने लगाए थे। सुन लीजिए, विपक्ष ने नहीं लगाए, आप ही के मंत्री ने लगाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी समेत सारे विपक्षी दलों ने वहां पर हंगामा किया हाउस के अंदर, और हमने उसकी जांच करवाई। चलिए, हमने जेपीसी बिठा ली, जबकि प्रधानमंत्री पर आरोप था ठीक है रिश्वत लेने का, लेकिन प्रधानमंत्री और उस समय कांग्रेस का बहुमत 410 आदमियों का था। नहीं संजय जी माफ करिएगा, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीबीसी के दफ्तरों पर जिस तरह से रेड हुई, जाहिर तौर पर उस पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया, एक दूसरे पर सियासी वार छोड़े जा रही हैं। हालांकि
सीबीआई तो नहीं, लेकिन आयकर विभाग ने जिस तरह से ये छापेमारी की, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा, जांच होगी, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कहां पर गड़बड़ी है। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।